गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 10th। आज मैं साइंस का साइंस का रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एंड और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में, विभिन्न प्रकार के चीज़ों में अलग अलग तरह के परिवर्तन देखते हैं। जैसे दूध का फटना, दूध से दही का बनना, वायु में आर्द्रता के प्रभाव के कारण लोहे में जंग लगना इत्यादि। ये सब जो है, ये सब सारा ही प्रक्रिया, ये जितने भी परिवर्तन है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही कारण होता है। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम क्या जानकारी लेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से संयोग करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से परस्पर संयोग करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो हम सबसे पहली बात तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग किया, एक नया अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया। तो कैसे किया, यह प्रक्रिया कैसे होता है, उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया ऐसे होता है कि इस प्रक्रिया में दो पदार्थ जो एक दूसरे से संयोग करते हैं, उनका जो अणु होता है, उनका अणु छोटे छोटे परमाणु में टूट जाते हैं। उनका अणु क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु में टूट जाते हैं। वह टूटा हुआ परमाणु फिर से एक दूसरे से संयोग करके एक नया और भिन्न गुण वाला अणु का निर्माण करता है। तो यह जो प्रक्रिया है, पदार्थों के अणुओं का परमाणुओं में टूटना और टूटे हुए परमाणु का संयोग करके एक नए अणु का निर्माण करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रक्रिया, उसमें क्या होता है कि दो पदार्थ का अणु छोटे छोटे परमाणु में टूट जाते हैं। वह टूटा हुआ परमाणु पुनः संगठित होकर के एक नया अणु का निर्माण करता है, जो कि बिल्कुल ही भिन्न गुण का होता है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ संयोग करता है। तो जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में जल जो बनता है, कैसे बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से
संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें क्या हो रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है और ज्यादा लंबा लिखना पड़ रहा है। तो चूंकि बच्चे अगर पढ़ते हैं या साइंटिस्ट जो भी इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसको बार बार इन चीजों को लिखना पड़ेगा। तो इन चीजों को लिखने में साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक जो थे, उन्हें क्या होता था, थोड़ा दिक्कत होती थी। तो दिक्कत होने की वजह से उन लोगों ने एक ऐसा पद्धति सोचा कि जिसके अंतर्गत ये जो इतना लंबा उसको लिखना पड़ता था उसको आसानी से लिख ले, आसानी से उसको क्या करे, अपने कॉपी में दर्शा ले और ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो अपने सुविधा के लिए साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे एक अलग मेथड यानी एक अलग प्रक्रिया का निर्माण किया जिसको कहा गया रासायनिक समीकरण। क्या कहा गया? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जैसे कि हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में दर्शाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में दर्शाने के लिए, चूंकि ये रासायनिक अभिक्रिया इतना बड़ा हमें लिखना पड़ रहा है और इससे हमें सूचना जो है वो भी बहुत कम मिल रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पद्धति का निर्माण किया जिस पद्धति का नाम क्या रखा गया? रासायनिक समीकरण। एक प्रक्रिया का नाम रखा जिसका क्या नाम रखा? रासायनिक समीकरण। तो हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, संकेतों के रूप में संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं का सूत्रों एवं संकेतों के रूप में संक्षिप्त निरूपण समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं का सूत्रों एवं संकेतों के रूप में संक्षिप्त निरूपण वह क्या है? रासायनिक समीकरण है। वह क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण में जैसे कि हमने इसका परिभाषा पढ़ा है कि संक्षिप्त रूप में किसके जरिए? संकेतों और सूत्रों के जरिए। तो जैसे कि हम लोग 7 में रसायन की भाषा जो अध्याय है, प्रथम अध्याय, उसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये जैसे तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सबों का क्या करते हैं हम लोग? संकेत के रूप में निरूपित करते हैं। जैसे बर्जीलियस ने इसको एक अलग नाम दिया था। तो रासायनिक समीकरण के परिभाषा के अनुसार अगर हम उसका उदाहरण को देखें, इसी का ये जो दोनों उदाहरण है, इसको अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे? तो रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया था तो उसको दर्शाने के लिए जैसे हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन और दोनों मिला के क्या बनाया? जल का निर्माण किया। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका क्या है? जल है। अभी ये जो है आपका असंतुलित समीकरण है। अभी ये असंतुलित समीकरण है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण किया। यहाँ पे जो जल का निर्माण किया, नहीं तो देखिए जैसे हम लोग समीकरण में लिख रहे थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण करता है, इसमें क्या हो गया? संयोग यानी जोड़ के चिन्ह से संयोग को दर्शा दिए और अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया को इस एरो का जो चिन्ह है इस चिन्ह से दर्शा दिए और जल का इधर दर्शा दिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा था? CO2 बना रहा था। नहीं तो यहाँ पे कार्बन के बदला में C लिख दिया, ऑक्सीजन के बदला में O2 लिख दिया, यानी O लिखे तो यहाँ पे CO2 हमारा बन गया। अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? एरो का चिन्ह का प्रयोग किया और संयोग के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? ये प्लस का।
तो रासायनिक समीकरण क्या हो गया, ये शॉर्ट संक्षिप्त निरूपण हो गया किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक समीकरण क्या है, संक्षिप्त निरूपण है किसके रूप में, तो संकेतों के रूप में। किसके रूप में, संकेतों एवं सूत्रों के रूप में। संकेतों एवं सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया, इसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष। ये देखिए, जैसे ये दो पदार्थ एक दूसरे से संयोग किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक। ये दोनों क्या है, अभिकारक। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, वो अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने वो प्रतिफल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, जल हो जाएगा प्रतिफल, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रतिफल। दोनों प्रतिफल हो जाएगा, ये प्रतिफल हो जाएगा। ये आपका अभिकारक, जो भाग लिया अभिकारक, जो बना वो प्रतिफल हो गया। तो रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण का तो निरूपण हमने देख लिया, लेकिन उसका कुछ नियम होता है। रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है, जिसके बारे में हम आपको ओरली बताते हैं, उसको आप ध्यान से रखिए। रासायनिक समीकरण लिखने में सबसे पहली बात, अभिकारकों को हम उसके संकेतों से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को H संकेत द्वारा निरूपित किए हैं, ऑक्सीजन को O के जरिए, और वाटर को, जल को किसके, H2O के जरिए। ये एक पक्ष हो गया। यानी अभिकारकों को क्या करते हैं, संकेतों को द्वारा लिखते हैं, संकेतों के रूप में लिखते हैं। प्रतिफल को भी संकेतों के रूप में लिखते हैं। दो चीज हो गया, दो रूल। साथ ही साथ अभिकारकों के दो पक्ष के बीच में जोड़ के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है, अभिक्रिया के चिन्ह के लिए इस एरो का उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया के चिन्ह के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एरो का उपयोग किया जाता है। और प्रतिफल एरो के दाहिने पक्ष में लिखा जाता है। प्रतिफल किधर लिखा जाता है, दाहिने पक्ष में लिखा जाता है। तो समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण, वो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। रासायनिक समीकरण बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग हो सकता है, दो या दो से अधिक प्रतिफल भी बन सकता है। यहाँ पे एक प्रतिफल बन रहा है, यहाँ पे दो अभिकारक है। यहाँ पे दो अभिकारक बनता और दो प्रतिफल भी बन सकता था। दो अभिकारक होता और दो प्रतिफल का भी निर्माण हो सकता है रासायनिक समीकरण में। तो प्रतिफल के दो अलग अलग पक्ष के बीच में भी हम जोड़ के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने क्या समझा कि रासायनिक समीकरण को बनाते समय हम लोग अभिकारकों को उसके संकेतों के रूप में दर्शाते हैं, साथ ही साथ अभिकारक के दो पक्ष के बीच में जोड़ का चिन्ह रखते हैं। अभिक्रिया का चिन्ह इस एक एरो के जरिए दर्शाया जाता है, रे के जरिए, किरण के जरिए दर्शाया जाता है। और प्रतिफल जो होता है, प्रतिफल अगर एक है तो उसको उसके संकेतों के रूप में सीधा लिखते हैं, अगर एक से अधिक है तो उनके पक्षों के बीच में जोड़ का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर उसमें गैस उत्सर्जन होता है तो एरो ऊपर की ओर बनाते हैं। अगर गैस उसमें से क्या होता है, यूज होता है, कंज्यूम होता है, तो हम लोग डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर दर्शाते हैं। तो रासायनिक समीकरण से हमें कम टाइम में कम ऊर्जा का खपत किए हुए आसानी से हम लोग अभिक्रिया को निरूपित कर लेते हैं, और इससे हमें ज्यादा क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। तो हम लोगों ने रासायनिक समीकरण का परिभाषा को जाना, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम को जाना। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी लेंगे। रासायनिक समीकरण सामान्यतः दो तरह का होता है। सामान्यतः दो तरह का होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो जहां पे असंतुलित है वहां पे हमारा काम है उसको संतुलित बनाना, क्योंकि कंजर्वेशन जैसे हम लोग 9 में संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे, उसके अनुसार जब अभिकारक दो
वस्तुएं, दो पदार्थ एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, संयोग करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है उनमें तत्वों की संख्या समान रहती है, उसमें कोई बदलाव, परमाणुओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं होते, परमाणुओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है। इसीलिए हमें संतुलित करना पड़ता है। जो असंतुलित अभिक्रिया समीकरण रहता है, असंतुलित समीकरण को हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलन करने का जो नियम है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो संतुलित कैसे किया जाता है, जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, तो हम लोग देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारा एक है। जैसे लिखते हैं ये बायां पक्ष अभिकारक, बायां पक्ष एक तरफ लिखते हैं, अगर हमें क्या करना हो, बायां पक्ष, और अभिक्रिया के दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष। हाइड्रोजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन लिख देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर भी ऑक्सीजन लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि बायां पक्ष में इन सब में हाइड्रोजन कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, नीचे में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, नहीं इधर 1 है। तो चूंकि हम लोग संरक्षण का सिद्धांत से जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, नौवीं में हम लोग पढ़े हैं। तो देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन कितना है, कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, नहीं इधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक, तो अभी हमको पता चला कि यह जो हमारा समीकरण है वो क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित। क्यों, क्योंकि इधर हाइड्रोजन का परमाणु बायां पक्ष में अभिकारकों में और प्रतिफल में भिन्न भिन्न है, इसीलिए यह क्या है, समीकरण असंतुलित है। यह क्या है हमारा, असंतुलित। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और प्रतिफल में भिन्न भिन्न हो, वह समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण होता है। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल में परमाणुओं की, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, वह असंतुलित होती है। नहीं, अब आया संतुलित। संतुलित समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों में प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, तो वह क्या होता है, संतुलित। वह क्या होता है, संतुलित समीकरण। ये कौन सा समीकरण है, ये हमारा है असंतुलित। क्या है, ये असंतुलित समीकरण है। कौन सा समीकरण है, समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु अलग अलग है, ऑक्सीजन का परमाणु अलग अलग है, दोनों ही पक्षों में। तो अब हम देखते हैं क्या, एक एग्जांपल, एक उदाहरण हम लोग देखते हैं संतुलित समीकरण का। तो संतुलित समीकरण का उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन है और वो क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोरीन से, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, और वो क्या बनाया 2HCl। क्या बनाया 2HCl। तो बायां पक्ष में हाइड्रोजन लिखते हैं और क्लोरीन लिखते हैं, इधर भी हाइड्रोजन लिखते हैं, इधर भी क्लोरीन लिखते हैं। बायां पक्ष में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। बायां पक्ष में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। इधर अगर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, दायां पक्ष में भी इधर अगर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन बायां पक्ष और दायां पक्ष में बराबर है, क्लोरीन बायां पक्ष और दायां पक्ष में क्या है, दोनों ही पक्षों में बराबर है। इसका मतलब यह जो समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या बायां, प्रत्येक परमाणु की संख्या प्रतिफल में और अभिकारक में समान हो, वह समीकरण कौन सा समीकरण होता है, संतुलित समीकरण।
संतुलित समीकरण, यह आपका संतुलित समीकरण होता है। ठीक, ये तो संतुलित समीकरण हो गया। प्रश्न अब ये उठता है कि अगर समीकरण असंतुलित हो, अगर समीकरण क्या हो, असंतुलित हो, तो उसे हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। तो उसके लिए नियम होता है, एक नियम होता है, उस नियम के आधार पे हम लोग असंतुलित जो समीकरण होता है उसको हम लोग संतुलित बना सकते हैं। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम का पालन हमें करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। वैसे हम उदाहरण के तौर पर एक आपको एक संक्षिप्त रूप से नियम बताएंगे, जिसके आधार पे आप किसी भी समीकरण को आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर एक लिखते हैं, एक समीकरण लिखते हैं, जैसे C3H8 है प्लस 5O2 सॉरी O2 CO2 प्लस H2O, यह एक हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बायां पक्ष और दायां पक्ष लिख लेंगे। बायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष। अब जितने भी परमाणु हैं उन सब का नाम लिख लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का, इधर भी लिख लेते हैं ऐसे ही, इधर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, बायां पक्ष में कार्बन की संख्या कितना है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे कार्बन है लेकिन कितना है, कितना कार्बन है यहाँ पे, C3, तो हम 3 लिखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बायां पक्ष में कितना है, इधर तो है ही नहीं, इधर है कितना है 8, इधर ऑक्सीजन कितना है तो 2 है। दायां पक्ष में हम लोग देखते हैं कि कार्बन कितना है, यहाँ एक कार्बन है, एक ही है, इधर कार्बन है ही नहीं, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग इधर लिखते हैं 3। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अपना कार्बन 3 है और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो दायां पक्ष में कम है। तो हम चाहेंगे दायां पक्ष में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई तो कार्बन तो 3 हो जाएगा। तो हम लोग कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, ये इससे हम घेर देंगे उसको, क्योंकि ये कन्वर्ट करके इसको बदल के हमने क्या कर दिया 3। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं कार्बन के पीछे, तो कार्बन के बगल में ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन भी है, तो ये अगर 3 हो गया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो पहले से ही था, तो ये और ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 1 कार्बन है इंटू 3 यानी 3 हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब दायां पक्ष में कार्बन जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो कार्बन बदल के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका 7, बदल के कितना हो गया 7। यहाँ पे 2 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया। अब हाइड्रोजन में हम लोग देख रहे हैं कि बायां पक्ष में हमारा कितना है 8 है और दायां पक्ष में कितना है 2 है, दायां पक्ष में 2 है। तो अगर 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई इधर से किया जाता है तो ये 8 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन में भी तो 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जब 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 6 इधर तो था ही, 3 2 जा 6, इधर ये कितना हो गया ये 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 कितना होता है 10। तो ये ऑक्सीजन जो है हमारा फिर से ये बदल के कितना हो गया 10।
अब इधर देख रहे हैं कि हमारा दायां पक्ष में कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन 10 और बायां पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो 2 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ऑक्सीजन के अलावा दूसरा है ही नहीं जो बदलेगा। अब हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। समीकरण क्या हो गया, पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, असंतुलित समीकरण, अब ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण। ये हम लोग एक समीकरण जो है इसका नियम के आधार पे हम लोगों ने बना के देखा। एक दो और हम बना के देखते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग भी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला समीकरण हम लोग लिखते हैं असंतुलित समीकरण, जैसे Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ये हो गया Fe प्लस Al2O3, ये है। अब यहां पे भी हम लोग बायां पक्ष लिखेंगे क्योंकि इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। क्यों ये संतुलित, इधर हमारा आयरन 2 ठो है, इधर आयरन कितना है, 1 ही है, तो असंतुलित हो गया। नहीं, पहले जांच करेंगे असंतुलित है या नहीं है। अगर है तो हमें नहीं करना है, तो पहले देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन जो है सो अलग है, तो इसका मतलब असंतुलित है। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष, और इधर क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में बच्चे आयरन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 3, एल्युमिनियम कितना है, 1, इधर एल्युमिनियम कितना है, Al, 1 ही है। और दायां पक्ष में आयरन कितना है, 1, ठीक, ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 लिखा हुआ है तो 3 हो गया। अगर इसके पीछे में लिखा हुआ होता है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर उसके बगल में लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी के लिए नहीं। एल्युमिनियम इधर कितना है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो एल्युमिनियम कितना है, 2 है। तो आयरन इधर कितना है, 2, इधर आयरन कितना है, 1। तो हम लोग सोचेंगे कि 2 इधर 2 है दायां बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो आयरन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे 2 रखने से किसी में चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, इधर तो कुछ है नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दूसरा कोई बदला भी नहीं। अब देखते हैं ऑक्सीजन हमारा दोनों मिला ही है दोनों साइड में, तो ऑक्सीजन में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन एल्युमिनियम में दायां पक्ष में 2 ठो है, लेकिन बायां पक्ष में कितना है, 1। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो गुना करने में क्या करते हैं, पीछे में लिखते हैं, पीछे में लिखते हैं। यहाँ पे 2 लिख दिया, अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्यों, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो हमारा संतुलित हो गया यह समीकरण। एक अगला हम फिर देखते हैं, ये दूसरा था हमारा। एक और देखते हैं तीसरा समीकरण, जो किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक अगला अलग समीकरण फिर से देखते हैं हम लोग। वैसे 2-4 देख लेंगे, जैसे NaOH एक असंतुलित इस तरह का रिएक्शन है, आपका समीकरण है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो इसका मतलब ही ये दोनों क्या है, असंतुलित है। तो हम लोग इसको संतुलित करेंगे, बायां पक्ष। संतुलित कब करेंगे, जब समीकरण पहले से असंतुलित हो, और संतुलित रहेगा तो कोई संतुलित करने का जरूरत नहीं है उसे। दायां पक्ष, तो बायां पक्ष में सोडियम यानी Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, यही है। सोडियम हमारा 1 ही है, ऑक्सीजन 1 इधर और 4 इधर, यानी 5 हो गया बायां पक्ष में। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो कितना हो गया, 3। सल्फर कितना है, सल्फर इधर 1 ही है। दायां पक्ष में भी सोडियम लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं और सल्फर लिखते हैं। सोडियम हमारा इधर कितना है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 4 और 1 इधर 5, यानी 4 1 5, कितना हो गया, 5। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और बाकी जगह है भी नहीं, तो 2 है, और सल्फर इधर 1 है। तो सबसे पहले सोडियम इधर 2 है और इधर 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे, जो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, पीछे में। तो हमने तो सोडियम में मल्टीप्लाई किया, लेकिन सोडियम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन भी दुगुना हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन, अब क्या हो जाएगा, वो बदल के 6, तो बदल गया।
तो ये 5 से कितना हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 4 हो गया, तो 2 4 कितना हो जाता है 6। तो इसको हम लोग बदल के 5 से 6 कर दिया। हाइड्रोजन इधर 1 था, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 है तो 4 हाइड्रोजन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 है वो भी बदल के कितना हो जाएगा 4। ठीक, सल्फर तो हमारा मिला ही है। अब देखते हैं फिर से कि यहाँ पे सोडियम मिला हुआ है। ऑक्सीजन इधर 6 और इधर कितना है 5 है। ऑक्सीजन इधर 6 और इधर 5 है। हाइड्रोजन इधर 6 और इधर 2 है। तो हम लोग ऑक्सीजन को अगर देखते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 5 6 में मल्टीप्लाई करने में ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 हो जाए। हाइड्रोजन को हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं। तो देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी था। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 2। लेकिन बायां पक्ष में 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 6 हो जाएगा कि नहीं। ये भी बदल के कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सोडियम नहीं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर मिल गया, यानी कि ये जो समीकरण हमारा बना ये संतुलित समीकरण हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आगे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, जो बहुत सारे विभिन्न टाइप के विभिन्न प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे, वो भी डिटेल में। तो आज आप इस तरह का असंतुलित समीकरण लेकर के बहुत सारे असंतुलित समीकरण का जो है सो प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये नियम आप भूल ना पाए अच्छे से। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।